नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। कहते हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा में शुरू हुए एक बहुत ही नए ट्रेंड के बारे में, और बहुत जबरदस्त जिसने एकदम कामयाबी के नए कहना चाहिए रिकॉर्ड कायम किए हैं, उस ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। और ये है हॉरर कॉमेडीज का दौर। यानी ऐसी फिल्में जिनमें डर भी है और जिनमें हंसाने वाले एलिमेंट भी हैं, यानी जो आपको डराती भी हैं और आपको हंसाती भी हैं। तो ऐसी ऐसी फिल्में जैसे स्त्री टू, जिसने अभी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का एक नया रिकॉर्ड रच दिया है, यानी कि वो इस समय हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। तो ऐसी फिल्मों की सफलता के क्या कारण है? क्या ऐसी फिल्में उनमें ऐसा एलिमेंट होता है जो दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है? आमतौर पर लोग हॉरर फिल्मों को लोग डराने वाली फिल्में समझते हैं और वो शायद उससे ज्यादा उतना प्रभावित बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हॉरर कॉमेडी, यानी हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर जो है वो किस तरह से एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, क्या उसके पीछे की वजह है, इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका मैं परिचय कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है नीरेन भट्ट साहब, जो कि स्त्री टू फिल्म के लेखक हैं, और इस साल स्त्री टू के अलावा जो मुंजिया फिल्म आई है वो भी हॉरर कॉमेडी है, उसके भी सह लेखक हैं वो। और इससे पहले वो भेड़िया नाम की फिल्म भी लिख चुके हैं। बहुत सारी और सारी फिल्मों के भी लेखक है, लेकिन हॉरर कॉमेडी का जो दौर शुरू हुआ है उसमें नीरेन भट्ट साहब की लिखी फिल्मों ने खास तौर से एक नई कामयाबी का एक इतिहास रचा है। तो नीरेन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, उनका स्वागत है। हमारे साथ संजीत नार्वेकर साहब बहुत हैं, जो बहुत कि हिंदी धन्यवाद। सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं और लगातार कई वर्षों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। आप भी हमारे कार्यक्रमों में लगातार शरीक होते रहे हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत जाने माने पत्रकार हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर व्याख्याता हैं, लगातार उनके बारे में लिखते रहे हैं, फिल्मों के बारे में किताबें लिख चुके हैं, कार्यक्रम करते हैं, सिनेमा हॉल नाम का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं नीरन जी बातचीत की शुरुआत आपसे ही करता हूँ, क्योंकि ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और खासतौर से स्त्री टू ने तो एक जो कामयाबी का एक जो नया दौर स्थापित कर दिया, एक तरीके से सबको भौचक्का कर दिया कि ये इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर जो एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है इस फिल्म में, आपकी कलम से ऐसा क्या निकला कि लोग इतने ज्यादा इस फिल्म के लिए दीवाने हो गए हैं? आप हमें कुछ इसके फॉर्मूले बताइए, और खासतौर से हॉरर कॉमेडी का क्या ये जो जॉनर है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी वीरेन जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आपने जो बधाइयाँ दी उसके लिए भी बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। देखिए, सबसे पहली बात ना, मैं बहुत लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो टैग्स हम लोग लगा देते हैं ना, ये थोड़े खतरनाक है। कि अगर हम लोग हॉरर कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो एक तो हॉरर कॉमेडी कोई इतना नया कोई ऐसा जॉनरा नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों ने पहली बार फिल्में बनाई है। हमारे यहाँ मतलब आपको याद होगा किशोर दा की भूत भूत बंगला आई थी, तब से चल रही है हॉरर कॉमेडीज। ठीक है, भूल भुलैया आई, स्त्री वन आई थी, भूल भुलैया टू आई थी, काफी सारी सक्सेसफुल फिल्में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ एक नया एक जॉनरा इन्वेंट किया है, या ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि मेरा ना ये इससे ना थोड़ा परहेज है, क्योंकि मैं हॉरर फिल्मों का भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैंने काफी हॉरर फिल्में देखी है। तो हमारी जो फिल्में हैं ना, वो प्रिडोमिनेंटली मैं कहना चाहूंगा कि कॉमेडीज ही है। ठीक है, लेकिन ये बनाना पील वाली कॉमेडी है, कि केले के छिलके वाली जिसे कॉमेडी आप बोलते हैं, कि जिसमें केले के छिलके पे एक आदमी फिसल के गिरता है, ठीक है, और दूसरे आदमी को उस पे हंसी आती है। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि एक जना जो है वो, उसके दोस्त उसको छोड़ के भाग गए, वो अकेला रह गया और वो डर रहा है, और उसके डर पे लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस जॉनरा में कॉमेडी उत्पन्न करने की, क्योंकि कॉमेडी आप हॉरर फिल्में अगर देखने जाए तो हॉरर फिल्में कन्वेंशनली जो होती है ना, या तो स्लैशर फिल्में होती है, स्पिरिट वाली फिल्में होती है, ओमेन या कॉन्जरिंग या नन उस टाइप की फिल्में है, एग्जॉर्सिस्ट के टाइप की फिल्में है, साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में है जैसे हेरिडिटरी है, और अपने यहाँ जो भूत बनी थी
और पहले जो रामसे ब्रदर्स की फिल्में होती थी, वो मॉन्स्टर क्रीचर हॉरर फिल्में, तो वो सारी फिल्मों का ना जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो आपको डराने का, आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है वो फिल्में। ओके, हॉरर का ऑब्जेक्टिव ही वो होता है, पर हमारी फिल्में जो है वो फैमिली ऑडियंसेस के लिए है। हम चाहते हैं कि बच्चे भी देखें, हम चाहते हैं कि बड़े बूढ़े भी देखे, जो हॉरर नहीं भी देखता है वो भी हमारी फिल्में देखे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसमें हॉरर के एलिमेंट्स कम रखे। हॉरर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इतने वो प्रभावशाली नहीं होते कि बच्चे डर जाए या लोग वो हो जाए, और जैसे ही वो आता है उसके बाद में हम सीधा एक कॉमेडी सीन से वो वाली इफेक्ट तोड़ के ना फिर से उसमें चले जाते हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ये एज सच कोई जॉनरा को मैं एट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि इस जॉनरा में भी ऑफ लेट पिछले ही 2-3 सालों में बहुत सारी दूसरी भी फिल्में बनी है और उनको इस प्रकार की सफलता नहीं मिली है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आपका जॉनरा हो, आप वॉर फिल्म बना रहे, आप हॉरर फिल्म बना रहे, आप किसी की बायोपिक बना रहे, अगर कहानी अच्छी होगी, लिखावट अच्छी होगी तो लोगों के साथ कनेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि एक जॉनरा में आपने बना दी तो वो फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसके बारे में मेरा यही मानना है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहानी अगर अच्छी होगी तभी फिल्म चलेगी, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो। आपसे हम और बात करेंगे। मैं अभी संजीव जी आपके पास आता हूँ। अभी नीरन जी ने जो बात कही, उन्होंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया। उन्होंने भूत बंगला फिल्म का नाम दिया, जो कि मतलब जिसमें हम जानते हैं महमूद साहब थे और इसमें आर डी बर्मन जो है वो दिखाई देता। आपसे मैं उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हिंदी सिनेमा के बहुत वर्षों से अध्येता रहे हैं, आपने बहुत सारा इतिहास हिंदी सिनेमा का देखा है। तो आपसे मैं उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में समझना चाहूंगा कि ये जो एक हॉरर फिल्मों का एक इतिहास एक तरीके से रहा है, वो कैसा रहा और कैसे कैसे वो मतलब तमाम सारे कहना चाहिए दरवाजे पार करते हुए हम आज यहाँ तक आ पहुंचे हैं। तो आप जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। शुक्रिया। जैसे नीरन जी ने कहा, उसकी शुरुआत अपन भूत बंगला से करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से भूत बंगला जो पहली फिल्म थी जिसको अपन हॉरर कॉमेडी के नाम से जान सकते हैं। किशोर कुमार नहीं थे, महमूद और आर डी बर्मन। महमूद और आर डी बर्मन थे, करेक्ट। आर डी बर्मन और महमूद थे और तनुजा हीरोइन थी। और उसमें काफी एलिमेंट थे। वो महमूद का जीनियस था, उसने खुद मेहनत की थी। तो वो एक भूत बंगला तो पहली माइलस्टोन हो गई। उसके बाद 1966 में भूत बंगला 1965 की फिल्म है। 1966 में प्यार किए जा आई, और प्यार किए जा तो वैसे रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें किशोर कुमार थे और शशि कपूर थे। लेकिन जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें महमूद फिल्म मेकर बेटा और धनवान बाप ओम प्रकाश, तो बेटा पिताजी को फाइनेंस के लिए पीछे पड़ता है और कहता है कि मेरी कहानी सुनो, फिर आप फाइनेंस करना मेरे फिल्म। और वो कहानी सुनाने लगता है। तो 4 मिनट का सीन है जो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो 4 मिनट का बहुत सीन है, शानदार सीन है। महमूद के जो नरेशन और ओम प्रकाश की जो रिएक्शंस है, ये दोनों डर रहे हैं, लेकिन वहां से ऑडियंस मजे ले रही है उसकी। तो आई फील उसमें एक एलिमेंट है हॉरर कॉमेडी का, हालांकि इट्स ओनली फॉर 4-5 मिनट्स। मेरा हमेशा से कहना ये रहा है कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हिंदी सिनेमा में, जितना भी शुरुआत होता है, वो रीजनल सिनेमा से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो रीजनल सिनेमा को अगर देखेंगे तो मराठी सिनेमा, महेश कोठारे ने ये हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड लाया। उसकी सबसे पहली फिल्म थी, मतलब उसके पहले उन्होंने बहुत फिल्म्स की थी, लेकिन उसने पहले जो फिल्म की थी दैट वाज झपाट लेला। उसमें क्या होता है कि महेश कोठारे इज अ पुलिस इंस्पेक्टर, और वो गोली मार देता है गैंगस्टर को जिसका नाम है तात्या विंचू, विच इज प्लेड बाय दिलीप प्रभावलकर। और तात्या विंचू की जो जान है वो मरता नहीं है, और रादर उसका सोल जो है वो एक गुड़िया में चला जाता है, और वो गुड़िया रिवेंज लेने के पीछे पड़ती है। और झपाट लेला बहुत चली। उसके बाद एक थोड़ा सा अलग उन्होंने पछाड़ लेला करके बनाई। तो अगर झपाट लेला 93 की है तो पछाड़ लेला 2004 की है। में उन्होंने झपाट लेला पार्ट 2, तो वो बहुत जोरों में चली। उसके थोड़े पहले रवि नमाड़े जो के
असिस्टेंट रह चुके थे, उन्होंने एक फिल्म मराठी में बनाई, एक गाव भूताचा, और उसमें भूत बने हैं अशोक सराफ, और जो ही इज अ फ्रेंडली घोस्ट। तो वो आता है जिंदगी में दिलीप प्रभावल के। दिलीप प्रभावल का प्यार है रंजना के साथ, और लेकिन वो कह नहीं पाता कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो ये भूत उसको कैसे हेल्प करता है, तो उस तरह से थोड़ी बहुत कॉमेडी है उसमें, डरावने सीन्स कुछ नहीं है क्योंकि वो फ्रेंडली घोस्ट है। फिर उसके बाद नेचुरली ये महेश कोठारे के बाद तो आदित्य सरपोतदार, जो जिनके लिए इन्होंने काम किया है मुंजिया में, उसके पहले उन्होंने एक मराठी फिल्म बनाई थी ज़ोंबिवली। तो डोंबिवली एक सबब है मुंबई का, और वहाँ zombies आते हैं, तो zombies इन डोंबिवली का डोंबिवली बन गया। फिर उन्होंने हिंदी में 2 फिल्में बनाई 2024 में, मुंजा जिसका जिक्र इन्होंने किया है, और कापुदा। अच्छा, ये हो गई बात मराठी सिनेमा और मराठी फिल्म मेकर्स की। उसी तरह से तेलुगु सिनेमा में राघव लॉरेंस करके हैं, जिन्होंने खुद लीड भूमिका की है, डायरेक्शन भी किया है। उनकी एक मुनी सीरीज है, तो मुनी सबसे पहली फिल्म वो सीरीज की 2007 में आई। उसके बाद 2011 में कांचन करके फिल्म आई, और कांचन के पार्ट 1, 2, 3 आई। कांचन रीमेक हो गई हिंदी में, अक्षय कुमार ने बनाई लक्ष्मी के नाम से। उसमें वो ट्रांसजेंडर है, इसके इसमें भूत आ जाता है, ये सब है उसमें। तो तेलुगु सिनेमा में काफी नजर आता है, बंगाली सिनेमा में भी नजर आता है भूतेर भविष्य, जेके भूतेर भोय, फिर ये भूत चतुर्दशी, ऐसे 4-5 फिल्में। अभी मैं इतना अच्छी तरह से बंगाली सिनेमा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये भूतेर भविष्य जो है वो गैंग ऑफ भोज सतीश कौशिक ने बनाई। तो ऐसे ये जो बेसिकली है हिंदी में। और दूसरी फिल्मों का बात करें तो गोवा गॉन करके एक जॉम्बीज पे फिल्म बनी थी, जो राज एंड डीके ने डायरेक्ट की थी। सैफ अली खान हीरो था उसमें, सैफ अली खान थे, जी जी। और भूल भुलैया एक फिल्म बनी थी। भूल भुलैया जो बनी थी, उसका जो मेन ओरिजिनल जो था मलयालम पिक्चर था, मनी मनी चित्र थादू, प्लीज फॉरगिव मी मलयाली स्पीकिंग पीपल। उसका आप्तमित्र कन्नड़ में बना, और चंद्रमुखी तमिल में बना, फिर भूल भुलैया बना। अभी वो फ्रेंचाइज हो गया उसका, भूल भुलैया पार्ट 1, पार्ट 2 आ गए, अब पार्ट 3 शूट कर रहे हैं। तो ये जनरली उसका बैकग्राउंड है कि हॉरर सिनेमा जिसको अगर हम लोग ये क्रॉस जॉनर है या मिक्स जॉनर है, इसको अगर डिफाइन करें तो ये सब है। अगर मैं 2 मिनट सक्सेस के बारे में बात करूं, ये फिल्म क्यों सक्सेसफुल हुई। पहले तो इतनी सक्सेसफुल हुई, लेकिन झपाटलेरा सक्सेसफुल हुई, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी नहीं मिली। अभी जो सक्सेसफुल हो गई है ना, उसकी वजह मुझे क्या लगता है कि जो बनाने वाले हैं ये ग्रासरूट फिल्म मेकर्स हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं, जैसे अमर कौशिक है। आदित्य तो चलो बंबई का ही है, बट बेसिकली ये लोग जो आते हैं, इनका कंटेंट ग्रासरूट्स लेवल से आता है। तो आदित्य इन्होंने पुणे का है सर, जैसे आदित्य सरकटा पुणे है, से आता है, हाँ। मुंजा है, ये सब जो है लिए हुए हैं, ये दे आर ड्रॉन फ्रॉम इंडियन स्टोरीज। हालांकि जो रामसे ब्रदर्स की जो 80s 90s में थी, ये सब वेस्टर्न इंस्पिरेशन था, ड्रैकुला था, फ्रैंकनस्टाइन था, मॉन्स्टर था। तो ये फर्क है ये दोनों में। दूसरा क्या है कि ये जो फिल्में अभी बन रही है, स्त्री 1, 2 जो दिनेश विजन बन रहा है, ऑल द मनी इज गोइंग इनटू प्रोडक्शन। कोई स्टार्स नहीं है उसमें, तो जो पैसा है वो दिखता है स्क्रीन पे, क्योंकि इट इज टेक्निकली पॉलिश, इट इज वेल डन, एंड ऑल द मनी गोज इनटू प्रोडक्शन दैट यू कैन सी। तीसरी बात ये है कि अभी जो नए वीएफएक्स जो आ गए हैं, जैसे डीएनईजी है, डिजिटल डोमेन है, ये एकदम हॉलीवुड स्टाइल काम करते हैं। तो जो पहले अपने को जो मॉन्स्टर फिल्म में जो नजर आता था कि भाई मॉन्स्टर, तो लोग हंसते थे वो मॉन्स्टर को देख के, तो ये अनइंटेंशनल कॉमेडी होती थी। लेकिन अभी जो उनका काम है इतना पॉलिश्ड है, इट इज ऑन इक्वल लेवल विद, जैसे आप सरकटा देखेंगे, सरकटा जो मुंजिया में दिखता है, तो वो तो एक्चुअली डरावना है, उससे जो कॉमेडी निकलती है वो बात अलग है। सो द स्टूडियो वीएफएक्स स्टूडियोज अच्छे आ गए। और चौथी मेन बात ये है कि ये अभी गेम खाली फिल्म का नहीं रहा है, हॉलीवुड की तरह ये फ्रेंचाइजिंग आ गया है उसमें। सो आप 1, 2, 3, 4 पार्ट्स करते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें गेम्स निकलेंगे, मर्चेंडाइजिंग निकलेगा,
So the money will not only come from films, money will come from franchising also. तो फिल्म में प्रोडक्ट होगा तो उसका वो नजर आएगा। इसलिए ये मेरे ख्याल से ये जो फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो गई है, इसमें स्टार्स क्या बने, स्त्री बनी, वो सरकटा बनी, मुंजा बना, इसमें से किसी को हीरो हीरोइन का याद नहीं आता है कि भाई शाहरुख खान है या ये है करके। तो ये मुझे लगता है कि दैट इज द मेन रीजन फॉर सक्सेस ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि इवन दिनेश विजयन हैव आल्सो टेस्टेड फेलियर। भेड़िया फ्लॉप हो गई जो अमर कौशिक ने बनाई थी, फिर रूही फ्लॉप हो गई जो हार्दिक मेहता ने बनाई थी, चली है तो स्त्री 1, 2 एंड मुंजा। तो ये 3 फिल्में काफी हद। अमिताभ जी जी शुक्रिया। अजय जी आपके पास आता हूँ। अभी जो बात संजीत जी कह रहे थे कि ये फिल्में जो है इनकी कामयाबी में एक हाथ तो टेक्नोलॉजी का है, जो वीएफएक्स वगैरह नए आ गए हैं, और एक तो ये कि ये ग्रास रूट फिल्म मेकर्स हैं, ये इनकी कहानियां इंडियन साइकी में रूटेड है। और तीसरी बात उन्होंने कही स्टार्स वाली, उन्होंने कहा कि भाई ये उस तरह, इसमें कोई उस तरह का स्टार्स नहीं है जिनको जो लोग याद रखते हैं, इनके लोगों को कहानियां याद रह जाती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे इन फिल्मों ने एक अलग तरह का स्टार्स क्रिएट किए। जैसे अब राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री जो थी, स्त्री 1 और स्त्री 2, दोनों ने उनकी प्रोफाइल में भी ऐड किया ही है। निश्चित तौर पर उनकी अपनी जो बॉक्स ऑफिस अपील होती है कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांग होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी आप सभी को नमस्कार। और संजीत जी ने बहुत ही कायदे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए सारी चीजें बताई हैं, और नीरज जी तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं, चूंकि वो लिख रहे हैं, लेखक हैं इन फिल्मों के। मुझे क्या लगता है कि मैंने स्त्री 2 देखी है, मुंजिया नहीं देखी है मैंने। स्त्री 2 मुझे स्त्री जो पहली वाली फिल्म थी उससे थोड़ी कमजोर लगी देखने में। हालांकि कामयाबी इसकी उससे बड़ी है, तो कामयाबी के कई सारे दूसरे कारण भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि फिल्म की क्वालिटी ही उसका एकमात्र कारण है। फिल्म कई सारे दूसरी वजहों से भी पसंद की जाने लगती है, और फिर एक हवा चलती है, फिर एक रोलिंग वो होने लगता है और फिल्म काफी कामयाब हो जाती है। स्त्री 2 के साथ कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले दिनों जब मैं इसके बारे में एक बड़ा रोमांचक और एक नया टर्म मुझे सुनने को मिला। तो सर आपको आपका मानना है कि हवा की वजह से चली है, हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, मैं स्त्री को ज्यादा बेहतर फिल्म मानता हूँ, इसको कमजोर मानता हूँ मैं। हाँ, पर तो ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस है, ये हवा की वजह से, ऐसा आप मानते? हाँ हाँ जी 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 जी। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि फिल्म निकल जाती है, और तो फिल्म माहौल निकल ऐसा जाती है क्यों तो बनता है? किसी अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो माहौल कैसे बन जाता है? सर इस पर एक लंबी बात हो सकती है, हम लोग अलग से कर सकते हैं उस पर। हाँ, जय संतोषी माता की चली थी। जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या माहौल बन जाता है अगर बुरी फिल्म है कि लोग देखने जाते हैं और मजे भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, सीटी भी मारते हैं। जी जी ठीक है, और सातवें वीक में भी नहीं सर बताइए ना, आप बताइए। हम लोग बात कर लेंगे ना, आप लोग आपस में बात। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, तो अब मेरी अपनी धारणा है कि स्त्री बेहतर फिल्म थी, स्त्री 2 उतनी बेहतर नहीं है। अब इससे आप इनकार करते हो तो अलग बात है। नहीं, वो तो मैं उससे देखिए ये तो लोकशाही देश है, ठीक है। मतलब हर आदमी का अपना, और आप तो क्रिटिक है तो आपका तो सराखों पर है, ठीक है। पर आप अगर ये कह रहे हैं कि फिल्म चली वो हवा के कारण चली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये जेन्युइनली लगता है कि सिर्फ हवा के कारण फिल्में चल जाती है? जी चलती हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसे, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत ही साधारण फिल्में हैं, लेकिन बिजनेस अपार किया है उन्होंने। एंड मेन ये है कि क्रिटिकल व्यू अलग हो सकता है और मेकर्स का व्यू अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने फिल्में हैं, बनाई भी हैं। फिल्मों का चलना एक अलग माइलस्टोन होता है, और फिल्मों की क्वालिटी एक अलग माइलस्टोन होती है। और ये दोनों का मेल अगर हो जाए तो बहुत चीजें क्लासिक हो जाती हैं। अगर मेल नहीं होता है तो चीजें क्लासिक नहीं होती है, साल 2 साल के बाद भुला दी जाती हैं, कारोबार भी लोग भूल जाते हैं। जी, तो मैं जो कह रहा था कि ऐसी फिल्मों में एक अच्छा टर्म मैंने कहीं से सुना कि स्त्री 2 स्लैपस्टिक हॉरर है। स्लैपस्टिक कॉमेडी तो मैं सुनता रहा था, स्लैपस्टिक हॉरर एक नया टर्म सुनने को मिला मुझे। मैं उसको जानना चाहता हूँ कि स्लैपस्टिक हॉरर क्या है। किसी फिल्म क्रिटिक ने या एनालिटिक ने ये टर्म इस्तेमाल किया स्त्री 2 के लिए।
क्या वजह हो सकती है, अगर नीरज जी खुद जानते हो या उससे सहमति रखते हो तो बता सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि हमारे ऐसी फिल्मों के चलने की एक सबसे बड़ी वजह है कि हमारे अंदर जो फियर इंस्टिंक्ट है ना, एक मनुष्य होने के नाते, जब हम सभ्य नहीं हुए थे, जब हम शहरीकरण नहीं हुआ था, जब हम जंगलों में रहते थे, वहां से निकले, वो फियर इंस्टिंक्ट आज तक हमारे अंदर, जो मूल इंस्टिंक्ट कई सारे हैं जिसमें सेक्स भी है और तमाम चीजें हैं, वैसे वो काम कर रहा होता है। और इन फिल्मों को देखने के साथ, चूंकि आप फिल्म देखते हुए एक बहुत ही संरक्षित जगह पे वो फिल्म देख रहे होते हैं, मानसिक स्तर पर वो सारी चीजें घट रही होती हैं, लेकिन शारीरिक स्तर पर आपको कोई खतरा नहीं रहता है। तो एक अलग किस्म का रोमांच मिलता है। तो अब जंगल में अचानक से शेर आ जाएगा तो वो डर अलग होगा, लेकिन ऑन स्क्रीन अगर शेर आ रहा है और उसके पीछे एक म्यूजिक आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए चौंकेंगे जरूर, लेकिन आपको ये डर नहीं है कि अब वो शेर आके पर्दे से खा जाएगा आपको। तो ये एक अलग किस्म का रोमांच होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो थ्योरिटिशियन है हॉरर के, वो लोग कहते हैं। दूसरा, उनका एक मानना है कि जब भी समाज में एक ट्रॉमा होता है, जब समाज किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, वैसे में हॉरर फिल्में ज्यादा पसंद की जाती हैं। अब इसका पॉलिटिकल एनालिसिस भी हो सकता है, इसका कोई दूसरी व्याख्या की जा सकती है। अभी का जो माहौल है, अभी जो स्थितियां हैं, देश का जो नागरिक जो समझ रहा है, जो भुगत रहा है, उसके बीच में ऐसी चीजें आ रही हैं, तो वो थ्योरिटिशियन की बात मुझे सही लगती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि लोग खौफ खाए हुए हैं, लोग जिंदगी में डरे हुए हैं, उनको, उनके डर को ये कहीं ना कहीं अलग ढंग से शांत करता है, ऐसी फिल्में चलती हैं। तीसरी एक एनालिसिस में जो सुनने को और पढ़ने को मिली, वो ये है कि जो लोग कम एम्पैथेटिक होते हैं, वे लोग हॉरर फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं, उन लोगों को हॉरर फिल्में अधिक पसंद नहीं आती, वो लोग नहीं देखने जाते, देखते भी नहीं है, और उनको लगता है कि ये जॉनर बी है, जॉनर सी है, और इस तरह की फिल्में ठीक है चलती हैं, तो एक जॉनर है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, चलना चाहिए। जैसे सेक्स फिल्में भी चलती हैं, पोर्न फिल्में भी चलती हैं, हॉरर फिल्में भी चलती हैं। लेकिन क्रिएटिवली अगर कहें ना, हॉरर फिल्मों में अभी तक हिंदी सिनेमा जो भूत बंगला वगैरह वो क्लासिक हो गई है, उनका एक म्यार है, लेकिन अभी जो फिल्में बन रही है ना, जिस तरह से मसालेबाजी उनमें हो रही है, चाहे वो भूल भुलैया हो या और दूसरी फिल्में हो, सारे मसाले उसमें डाले जा रहे हैं, कुछ सॉन्ग, आइटम सॉन्ग डाले जा रहे हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्त्री टू पवन सिंह के गाने की वजह से चली है, ये भी एनालिसिस आ रही है कि अगर वो आइटम सॉन्ग नहीं रहता लास्ट का, तो वो फिल्म इतनी कोई वो नहीं होती। गाने की वजह से पूरी फिल्म चल जाएगी। हाँ, नहीं होता है, चलिए। तमन्ना भाटिया, ऐसा भी हुआ है। हम पुराने जमाने में देख, वो दबंग का गाना देख लें, वो क्या कटरीना कैफ ने जो गाना गाया था वो गाना देख लें, ऐसे आइटम सॉन्ग आए हैं जो फिल्मों को चला ले गए हैं। इंजन हो बनते हैं गाने, रोमांटिक गाने रोमांटिक फिल्मों में भी बनते थे, कि कोई एक गाना बना और पॉपुलर हो गया, उसकी वजह से फिल्म ठीक है। खिंच गई। जी 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 तो ये सारी चीजें जी होती हैं। जी मेरा ये मानना है कि स्त्री 2 का चलना एक अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। ऐसी फिल्में बने, चलें, उससे इंडस्ट्री में पैसा आता है, एक जोश आता है, निर्माता निर्देशक को प्रोत्साहन मिलता है, और फिर बाकी फिल्में भी बनती हैं और चलती हैं। लेकिन मैं इसको ट्रेंड मानने को तैयार नहीं हूं मैं, कि ये कोई ट्रेंड बन गया है और अभी बहुत सारी हॉरर फिल्में आ जाएंगी और वो सारी फिल्में चलेंगी। एक जो चेंज हुआ है राम से ब्रदर्स से और इधर की फिल्मों में, राम से ब्रदर्स वगैरह जो बनाते थे, वहां बड़े गुमनाम से कलाकार होते थे। अब मेन स्ट्रीम सिनेमा के कलाकार ऐसी हॉरर फिल्मों में काम करने लगे हैं और उसको ए श्रेणी में ले आए हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दर्शक भी उनको देखना पसंद करते हैं। राजकुमार राव कोई बी ग्रेड एक्टर नहीं है, या श्रद्धा कपूर कोई बी ग्रेड एक्ट्रेस नहीं है, ये लोग ए ग्रेड एक्टर कलाकार हैं, और उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया है, और उनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ने भी इसमें फायदा किया, और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का फायदा उनको भी हुआ है। अचानक से IMDb पर श्रद्धा कपूर की रेटिंग हाई हो गई है, राजकुमार राव की रेटिंग हाई हो गई है, श्रद्धा कपूर लेमंगनी खरीद ली है, नई कार लेके आ गई है। ये सारा सब फायदा जो साइड इफेक्ट होता है एक अच्छी फिल्म का, एक कामयाब फिल्म का,
वो सब उनको मिल रहा है। तो फिलहाल तो मैं यही फिर दूसरे राउंड में देखता हूँ। जी, जी। जी, जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया जी। मैं असल में चाह रहा था कि नितिन जी जो है जो है उनसे मतलब आए वो हैं। अपनी बात थोड़ा और विस्तार से रखें, है ना? तो जो है वो मैं चाहूँगा कि वो फिर से उनके हाँ, नितिन जी आप अपनी बात जो अजय जी ने बातें कही थी, आप उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जो ये बात उन्होंने एक तो उन्होंने कही कि फ़िल्म जो है जैसे फ़िल्म के चलने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भई ये हॉरर फ़िल्में जो हैं, ये कोई ऐसा ट्रेंड बन जाएँगी ऐसा नहीं कह सकते। ये तो बात आपने भी कही थी अपने शुरुआती दौर में, ये बात आपने भी कही कि भई ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी आज शुरू हुई हो और ऐसा भी नहीं है कि सारी फ़िल्में जो है वो कामयाबी हो जाएँगी जो इस तरह से लिखी जा रही हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि ऐसी फ़िल्मों के चलने की वजह जो है वो हो सकता है कि कहानी ना भी हो, कोई और चीज़ भी हो सकती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो अभिप्राय होते हैं लोगों के, वो उनके अंगत कुछ कारणों की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो अजय जी के जो पर्सनल ओपिनियंस है उसके बारे में मुझे वो कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मैं मेरी फिल्म को डिफेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये जो वार्तालाप पे उसके बारे में नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा लोकशाही देश है और हर आदमी को अपना अभिप्राय देने की पूरी आजादी है, मुझे भी है और आप सभी लोगों को भी है। तो हम लोग ये डिस्कशन उस बारे में नहीं बनाते कि फिल्म क्यों चली है और फिल्में क्यों चल जाती है, वो सब वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, अभी जो बात हो रही है, जो इन्होंने हॉरर की बात कही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो हॉरर सिनेमा है वो पहले से इसी टाइप का रहा है। लेकिन जहां तक इन्होंने जो वीएफएक्स वाली बात की थी सर ने, ठीक है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वीएफएक्स ने सच में हमें हेल्प किया है। ठीक है, क्योंकि वीएफएक्स से ही ये सारी फिल्में हम जैसे सोच रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं बन पा रही है, क्योंकि ये डीनेग या एमपीसी या डिजिटल डोमेन के बगैर लगता है कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है। नेटवर्क का नितिन प्रॉब्लम जी हो रहा की। है। जी, जी, जी। जी, 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 नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। बहरहाल संजीत जी एक बार फिर से आपके पास आता हूँ जब तक नीरज जी जुड़ जाएँ उससे तो ये जो हॉरर फ़िल्मों का एक हॉरर कॉमेडीज़ का रादर एक जो एक नया कहना चाहिए सिलसिला शुरू हुआ और जिसके बारे में आपने तो पूरा इतिहास देकर के बताया कि दरअसल ये उतना नया भी नहीं है। बस बात सिर्फ़ इतनी है कि हॉरर फ़िल्मों की जो एक कैटेगरी होती थी, जिसको हम बी ग्रेड का सिनेमा मानते थे पहले, खासतौर से रामसे बदर का जो सिनेमा होता था जिसमें कि हम देखते थे कि मुखौटों और उनकी वजह से हॉरर पैदा किया जाता था। आज वो चीजें जो है वो ग्राफिक्स की मदद से और नई टेक्नोलॉजी की मदद से काफी ऐसे रियल हो गई हैं और उनकी वजह से एक ऐसा एक कहना चाहिए कि बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का हॉरर पैदा किया जा रहा है और उसमें खासतौर से जो नीरेन बात ने बात कही थी कि भाई हॉरर के साथ साथ हम ऐसी ऐसी कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, कॉमेडी का डाल देते हैं ताकि लोगों को बहुत ज्यादा डर भी ना लगे, वो एकदम डर भी ना जाए, क्योंकि अगर बहुत डर जाएंगे तो फिर सिनेमा हॉल में उतने लोग आएंगे नहीं और फैमिली ऑडियंस होती है। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि क्या ये जो साइकी है ये दरअसल ये साइकी ही काम कर रही है हॉरर सिनेमा की कॉमेडी के पीछे, हॉरर कॉमेडीज की कामयाबी के पीछे? अमिताभ जी, जो आप साइकी की बात कर रहे हैं ना, तो इंडियन फिल्म गोअर की जो साइकी है वो क्योंकि 50 रुपए का टिकट लेता है या 100 रुपए का टिकट लेता है, अभी मालूम नहीं अभी क्या रेट है, क्योंकि मैंने 25 साल में रेगुलर थिएटर में पिक्चर देखी नहीं है, जो भी देखी है प्रीव्यू में देखी है। लेकिन 400-500 जो भी रुपए के पैसा टिकट आते हैं सर, 300 400 200 500 रुपए के टिकट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो आज बंदा 400 खर्चा करता है, बीवी को लेके जाता है, बच्चों को लेके जाता है, मतलब वो 1500 1600 का खर्चा करता है, तो वो सब कुछ चाहता है उसमें, वो गाने, नाच, सेक्सी आइटम। तो मुझे एक पुराना किस्सा याद आया, आपको याद होगा, एक पुराने राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कॉमेडियन थे आई एस जौहर। तो आई एस जौहर बंदे थे,
तो हमारे अनेक गुरुओं में से वो एक हमारे गुरु थे। तो आईएएस जोर पे एक अमेरिकन ने पूछा कि डू यू इन इंडिया मेक म्यूजिकल्स? तो आईएएस जोर ने अपने हिसाब से आंसर किया, वी नॉट ओनली मेक म्यूजिकल्स, वी आल्सो मेक डांसिकल्स। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो मल्टी जॉनर फिल्म है उसमें कॉमेडी भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है। मैं ये कहने जा रहा था कि मुझे जो अलग लगता है आजकल, आज का जो दौर है और जो मैं फिल्में देखता हूँ ओटीटी की वजह से है या यंगर फिल्म मेकर्स आने की वजह से है, दो चीजें हो गई हैं। एक तो पहले जैसा एक फिल्म में सब मसाला नहीं आता था। पहले कैसे कहते थे, नॉर्थ इंडियन पंजाब साइड को फाइट्स चाहिए, साउथ इंडियन को फैमिली ड्रामा चाहिए, बम्बई वालों को रोमांस चाहिए, ईस्टर्न वालों को सेंटिमेंटली चाहिए, सब कुछ घुसा के वो लोग पैसा रेस करते हैं। अभी वो बात नहीं रही है, वो स्टोरी पकड़ के जो कहना है वो कहते हैं। तो ये डिफरेंस आ गया है कि आपकी फिल्म जो बनती है वो बड़ी टारगेटेड बनती है और उस स्टोरी को फॉलो करके जो लोगों तक पहुंचाना चाहे वो पहुंचाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो हॉलीवुड ने अपने को दी है, और अजय जी तो अभ्यासक हैं, वो मानेंगे मेरी बात, हॉलीवुड ने ही अपने को सिखाया कि इट इज नॉट ओनली द फिल्म दैट मैटर्स, इट इज द मर्चेंडाइजिंग। तो पहले कितनी भी सक्सेसफुल फिल्म हो, जॉनी मेरा नाम पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं बनी, लेकिन भूल भुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाई। वो जो कथा जो मलयाली राइटर ने लिखी थी मणि चित्रा थादू में, वही कथा भूल भुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसको घुमा घुमा के बना रहे हैं। आप भूल भुलैया 2 देखेंगे तो उसका कोई लेना देना नहीं है 1 से, खाली अक्षय कुमार नहीं है उसमें, दूसरे कोई लोग हैं, बट आइडिया वही है। तो अभी ये जो बन रही है स्त्री 1 स्त्री 2, भूल भुलैया 1 भूल भुलैया 2, अगर मैंने आपको तेलुगु का एग्जाम्पल दिया, उसने मुनि पहली फिल्म बनाई, उसके मुनि 2 बिकम कांचन 1 कांचन 2 कांचन 3। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट फ्रेंचाइजिंग, जो अपने को मार्वल ने सिखाया। हॉलीवुड में जो सुपर हीरो की फिल्में बनती हैं ये सब मार्वल यूनिवर्स है। उसी तरह से ये लोग अभी क्या करते हैं कि नाउ दे डू इज कि चलो ये हम लोगों ने मैडहॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स बना दिया, तो सरकटा यहाँ से वहां भी जाएगा, यहाँ से वहां भी आएगा, स्त्री वहां से वहां जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी। जो आपने आज तक की जो उनके कैरेक्टर्स देखे हैं, एक मुंजिया देखा है, एक सरकटा देखा है, एक स्त्री देखा है, वो दे माइग्रेट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। तो एक दूसरे में ऐसे लगता है कि इनका एक यूनिवर्स बन गया है। सेम वे जैसे यशराज ने अपना स्पाई यूनिवर्स बनाया है, टाइगर 1 टाइगर 2 टाइगर 3, वॉर 1 वॉर 2, जवान 1 पठान 1, ये चलते रहेगा क्योंकि फिल्म मेकर्स के दिमाग में एक बात आ गई है कि अनलेस यू आर मिल्किंग द फिल्म फॉर इट्स अल्टीमेट थिंग, वो बात, दैट इज व्हाई हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं। अभी आप सच्ची देखा जाए तो जो रामसे ने 80s एंड 90s में लो बजट में किया, और मुझे मालूम है क्योंकि श्याम रामसे मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ काफी घूमा हूँ, तो बिकॉज वी आर सेम एज ग्रुप। तो श्याम हमेशा कहता था कि अरे यार ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बनी हुई, तहखाना वहखाना तो 4-4 लाख में फिल्म बनी थी। सेम थिंग दिनेश विजयन इज डूइंग, ओनली थिंग इज द बजट्स आर बिगर नाउ। बट जैसे वो राम से करते थे, पूरा का पूरा बजट फिल्म बनाने में जाता है, इन टेक्नोलॉजी नॉट इन स्टार्स। हम लोग 33 करोड़ इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, नहीं, हम लोग अगर 33 करोड़ में फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म ही बना रहे हैं और वो फिल्म में नजर आता है। दैट इज व्हाई द इफेक्ट्स आर बेटर, क्योंकि जो रामसे के मॉन्स्टर्स थे डरावने नहीं होते थे, एक बार झटका निकल गया तो आपको हंसी आती थी कि अरे यार ये क्या बनाया है इसने, यू नो। तो नाउ दे आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड, बिकॉज आप माने जैसे अजय जी ने कहा कि गाने तो हैं, बट व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट the technology is much better to give you a much seamless and much smoother experience। और अजय जी की जो दूसरी बात है, ये देखिए मेरा हमेशा कहा है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, फिल्में भी बनाई हैं, क्रिटिक भी रहा हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन मैं ये एक समझता हूँ कि एक नजरिया जो होता है, बनाने वाले का नजरिया अलग होता है। जो बंदा जय संतोषी माँ बनाता है या टार्जन एंड कोबरा बनाता है, और मैं बी ग्रेड वालों में बहुत घुमा हूँ, हर बंदा सोचता है कि मैं कुछ क्लासिक बना, कोई ऐसा नहीं सोचता अरे यार मैं बड़ी घटिया फिल्म बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा।
तो इवन द लोएस्ट बी सी जेड कैटेगरी वाले जो हैं, तेजनाथ झार थे, बीजे पटेल थे, जो भी फिल्में बनाते थे, कहते यार अपनी फिल्म तो बड़ी ठासू है, चलने वाली है। सो द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वो हमेशा सोचता था। और जब मराठी में मैंने जब स्क्रिप्टिंग किया तो मेरे एक कोलीग था, उसका नाम नहीं बोलूंगा, बोलता था अरे संजीत हम लोग बैठ गए, मतलब सिल्वर जुबली से स्टार्ट करो, एक शब्द नहीं लिखा है उसने अभी तक। कहता है फिल्म सिल्वर जुबली होगी, तो स्क्रिप्ट होने के बाद वो डायमंड जुबली तक जाती थी। अभी तो जुबली का जमाना ही गया, क्योंकि 3 दिन में ही आपकी जुबली हो जाती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कि इट इज द सेम, द व्यू पॉइंट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी अजय जी ने जो बोला, नीरेन जी ने बोला, तो पता चले देखने वाला कुछ अलग नजरिया से फिल्म देखता, he looks at it differently because he is the one who is paying the money। और आप उसको झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो 400 रुपया दे के आया है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और बहुत बार ऐसे हैं कि बड़े क्लासिक्स फर्स्ट वीक में फ्लॉप है फ्लॉप है फ्लॉप है करके चली, मुझे मालूम है क्योंकि आई वाज इन स्क्रीन एट दैट। वन ऑफ द ट्रेड पेपर्स हैड रिटन स्टिक प्रोड्यूस्ड अ फ्लॉप, और उसके बाद जो चली वो चली, सबको मालूम है कितने पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफर है। हम लोग जैसे लिखते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं है, देयर आर सेवरल फैक्टर। इन्होंने गाना गिनवाया, अभी जो जॉनी मेरा नाम, ठीक बात है। पद्मा खन्ना का डांस कितना क्रूशियल था। अगर आपको याद है कि अगर वो डांस निकाले तो क्या रहता है फिल्म में, बट दैट थिंग बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। क्योंकि वो जो डायलॉग भी लिखे थे, जो प्रेमनाथ के सामने आती है और पूरा गुरखा जैसे लेके आती है, बोलते हैं क्या है तुझ में जो वो पागल हो गया तेरे लिए, बोलते जो दिखाया नहीं उस पे क्या तुम जजमेंट कर रहे हो। बोला हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे। क्रिस्पी डायलॉग्स जो थे, वो भी एक बात होती है, उसमें से फट फट प्रेमनाथ एक बोलता है वो जवाब देती है, प्रेमनाथ एक बोलता है वो जवाब देती है। So the writing is there, the dance is there, Padma Khanna's sexuality and sensuality is there, सब कुछ था उसमें। तो अभी हमारे एक गुरु तो वो भी रहे हैं, सही बात है, बैठ के हम लोगों ने सिनेमा सीखा। तो ऐसा है, there are बिल्कुल points of view, we should accept all points of view। बिल्कुल सही बात है। मैं नीरेन जी अगर जुड़ गए हो तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात जो पिछली बार रख रहे थे, वो अगर अपनी बात पूरी कर सके तो बहुत अच्छा होगा। नीरेन जी अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो, मुझे लगता है शायद उनका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। लगता है आवाज भी आ जाए तो ठीक रहेगा, मेरा फोन भी आ जाए तो चलेगा। जी जी कोई बात नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आवाज बोलिए। हाँ ये फोन में मेरा कुछ ओवर हीटिंग हो रहा है, ये रिमोट एरिया में हूँ मैं, इसलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हम आवाज सुन सकते हैं आपकी। खाली आवाज रखो। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए मैं कह रहा था, वो वीएफएक्स वाली बात कह रहा था कि एक तो वीएफएक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी फिल्मों में। और कनेक्शन उनका कट गया, तो खैर कोई बात नहीं, हम उनसे बातचीत की कोशिश जारी रखेंगे। अजय जी आप इस बीच में अपनी बात रखना चाहें, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब संजीत जी कुछ बोल रहे थे। जी जो फिल्म को लेकर के एक चर्चा चल रही है, स्त्री 2 का बिजनेस बार बार कोट किया जा रहा है, ये पिछले दिनों हम लोग बिजनेस को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं। बिजनेस इम्पोर्टेंट है किसी भी फिल्म का, लेकिन उसके साथ ही बताओ क्रिटिक, बताओ पैनल डिस्कशन, हम जो आते हैं तो हमें फिल्म की क्वालिटी, फिल्म के जो मैसेज, उस पर भी बात करनी चाहिए कि क्या वो सब कुछ फुलफिल कर रहा है। वो अगर नहीं कर रहा है, कहीं कोई कमी है उसमें, तो उसको भी प्रकाशित करना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि स्त्री फिल्म में एक मैसेज था, बहुत ओपनली वो मैसेज आया था,
स्त्री का वो कन्वे हुआ था। स्त्री 2 में वो मैसेज गायब है, उस तरीके से नहीं आ पाया है। स्त्री 2 स्त्री 1 की पॉपुलैरिटी को लेके आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ जोड़ता नहीं है उसमें, वो कोई नई बात नहीं कह पाता है, वो उसी बात को घुमा फिरा करके बोल रहा है और फिर उन्हीं पुराने मसालों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नए चरित्र कर लिए हैं, सरकटा आ गया है, ये सारी चीजें। और जैसा कि सही कहा संजीत जी ने कि ये एक हॉरर यूनिवर्स करने या जो भी एक नया नाम दे दें आप, एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें भेड़िया भी आ जाता है, इसमें सरकटा भी आ जाता है, भुजिया के भी किरदार आते हैं, स्त्री के भी किरदार चलते हैं। अब अगर भेड़िया 2 बनेगी तो ये किरदार वहां भी चले जाएंगे, कुछ काम करेंगे। और ये सारे जैसे पे स्टूडियो सिस्टम होता था ना, या जो मार्वल है कि स्टूडियो सिस्टम है, वहाँ सारे कलाकार हैं उनके, तो भाई ये फिल्म बन रही है, तू आ जाना, 4 दिन तेरे पास समय है ना, एक सीन बना देते तुम्हारे लिए, एक सीन डाल देंगे। फिर ऐसा होगा तो फिर वो डाल देंगे, ये डाल देंगे। जवान में भी ये कोशिश की गई है, अब वो सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, शायद कोई फिल्म बन रही है। वॉर का भी यूनिवर्स बन रहा है, टाइगर का यूनिवर्स बन ही चुका है। तो ये यूनिवर्स कब बनाते हैं? जब आपके पास कंटेंट नहीं होता है, नया कंटेंट नहीं होता है बताने के लिए, नई मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप पुराने यूनिवर्स को लेकर के चलते हैं, आप उसी को बार बार मथना चाहते हैं। लेकिन दही से एक बार छाछ निकल चुका है, तो और कितना मथेंगे आप उसको? कितनी बार छाछ निकलेगा उसमें से? फिर पानी हो जाएगा वो। तो इस चीज को मेकर्स को भी समझना चाहिए। और ठीक है कि भूल-भुलैया 3 आ रही है, अब भूल-भुलैया 2 चल गई थी, भूल-भुलैया 3 भी हो सकता है चल जाए। चलने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। चलने में जब भी फ्रेंचाइजी आती है तो उसकी पहली फिल्म की पॉपुलैरिटी फ्रेंचाइजी के तौर पे काम कर रही होती है। एक जमाने में एक बहुत पॉपुलर एक्टर ने मुझे कहा था, जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी फिल्में आती हैं, ओपनिंग लेती हैं, लेकिन दूसरे दिन से गिर जाती है, फिर तीसरे दिन से गिर जाती है, फिर कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन ओपनिंग जबरदस्त लगती है आपकी, रिकॉर्ड टूट जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और मेरे बात दिमाग में रह गया और सभी फिल्मों के लिए लागू होती है। उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई मेरी नई फिल्म देखने जाते हैं ना, कि जो पुरानी इमेज मेरी बनी हुई है आपके दिमाग में, वो काम कर रही होती है वहां पे, और उसकी वजह से मुझे ओपनिंग मिल जाती है। फिर नई फिल्म में दम होता है तब वो सेकेंड डे चलती है। जो पहले दिन की ओपनिंग होती है ना, वो मेरी पिछली फिल्म, पिछले कर्म का प्रतिफल होता है वो। तो अगला कर्म, अगला प्रतिफल जो होगा, अगला दिन जो होगा, वो इस फिल्म की वजह से कामयाब होगा। स्त्री 2 में जरूर कुछ रहा होगा ऐसा जो लोगों को पसंद आ गया। मैं उसको गाना कह रहा हूँ, मैं उसको कुछ और कह रहा हूँ, कोई और कंटेंट की बात कर सकता है, नीरज कह सकते हैं कि इसका कंटेंट बेहतर हुआ है उससे, उसको प्रूव भी कर सकते हैं वो, क्योंकि फिल्म चल रही है, हम झुटला भी नहीं सकते। लेकिन ये मान लेना कि फिल्म चल रही है इसका मतलब कि फिल्म बहुत अच्छी है, इस बात से मैं इनकार करता हूँ। फिल्म चल रही है इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। फिल्म अच्छी भी है ना, मैं नहीं मानता ये स्त्री से कम। जी, नहीं, ये तो ठीक बात है। ये तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, आपको अपनी राय रखने का अधिकार है, मतलब आपकी अपनी राय अलग हो सकती है। फिल्म चल रही है, ये बात आप भी मान रहे हैं, और फिल्म चलने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसा आपने खुद भी कहा कि वो कोई एक आइटम सॉन्ग भी हो सकता है। आपने तमन्ना भाटिया का नाम लिया, वो भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। मुंजिया में भी एक आइटम सॉन्ग है, सब में एक आइटम सॉन्ग है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, जैसे स्त्री 1 में भी था, वो एक आइटम सॉन्ग था, तमाम सारी बातें वो सब चल जाते हैं। और ये अभी सारे फैक्टर्स भी हैं। 3-4 हॉरर फिल्में बन रही हैं, कुछ जी जी हॉरर जी। फिल्मों में बहुत बड़े बड़े कलाकार। इस बात पर मुझे याद है, भूत जब आई थी ना, भूत जब आई थी तो राम गोपाल वर्मा से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था भूत चलने की वजह जानते हो ये क्या है? क्योंकि मैंने वहां पे अजय देवगन को रखा था। अजय देवगन जो एक नीडर हीरो के तौर पर स्टैब्लिश हो चुका है, उस नीडर हीरो को मैंने फिल्म में डरते हुए दिखा दिया था, और इसकी वजह से लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन बना था। और वो देख रहे थे जब इतना निडर आदमी, निर्भीक आदमी डर सकता है, तो सचमुच कुछ है, कुछ तो है बात इसमें। तो इस तरीके के भी गिमिक काम करते हैं, ये सारा गिमिक है एक तरीके का। ये बहुत दिलचस्प, जी बहुत ही दिलचस्प आपने बात बताई, क्योंकि वाकई में राम गोपाल वर्मा ने जब ये फिल्म बनाया, और जो आपने लॉजिक दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मुझे याद है राम गोपाल वर्मा की एक और फिल्म थी रात, जिसमें उन्होंने रेवती को एक एक्ट्रेस के तौर जी पर, जी और वो अपने आप में वो एक शानदार, मैं उसको एक अच्छी हॉरर फिल्म मानता हूँ, क्योंकि वाकई उसने जो है
एक चिलिंग इफेक्ट पैदा किया था। और उसमें मतलब जो खासतौर से साउंड का जो इस्तेमाल है, जो साउंड का इस्तेमाल किया था उन्होंने, जिस तरीके से कैमरे का इस्तेमाल किया था, मतलब रेवती जैसी हीरोइन जो कि मतलब नॉर्मली बहुत ही डोसाइल किस्म का उनका चेहरा है, सब कुछ है, बहुत अच्छा प्यारा सा एक व्यक्तित्व है उनका, लेकिन उसको उन्होंने एकदम हॉरर कैरेक्टर में तब्दील करके एकदम वो जो काम किया था वो बहुत शानदार है। वो फिल्म मैंने देखी थी और मुझे लगा था हाँ इसने एक चिलिंग इफेक्ट पैदा किया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजीत जी? नहीं, मैं कह और रहा हूँ कि संजीत जी ने जो बात कही ना कि वीएफएक्स और म्यूजिक टेक्निकी जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है हमारा हिंदी फिल्मों का, उससे बहुत मदद मिल रही है इन लोगों को। और नीरज ने बहुत सही कहा कि अब हम जो कल्पना करते हैं उसको पर्दे पर साक्षात दिखाया जा सकता है। पहले उन कल्पनाओं को पर्दे पर जीवंत करना मुश्किल होता था। वीएफएक्स और एआई अब ये सारी चीजें करके पर्दे पर पेश कर देगा। तो ये एक डेवलपमेंट है और जिसका फायदा मेकर हमारे उठा रहे हैं। जी हाँ संजीत जी। मैं कह रहा था, जनरली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे समझा जाता है कि सीक्वल्स डोंट वर्क। अगर सीक्वल आप बनाते हो, जब तक आप नए कंटेंट नहीं लेके आते हो, अलग कहानी नहीं लेके आते हो, तो आपकी वो चलने वाली नहीं है। जैसे भूल भुलैया 1 चल गई, भूल भुलैया 2 में उसको वही एलिमेंट्स को लाने की कोशिश की, नहीं चली। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, विक्रम भट्ट की जो फिल्म बनी थी राज, बहुत चली थी। राज 2 बिल्कुल ही अलग कंटेंट था, और राज 3 बिल्कुल ही, उन्होंने खाली वो ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए राज का फ्रेंचाइज यूज किया या राज का ये किया, लेकिन राज 1, राज 2, राज 3 तीनों में ही अलग कंटेंट था। ऐसा नहीं था कि राज 1 का वही रिपीट कर रहे हैं, वही मांत्रिक आ रहा है, वही आशुतोष राणा आ रहा है और वो का नहीं। राज 2 वाज कंप्लीटली डिफरेंट, राज 3 की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप जो अजय जी कहने जा रहे थे कि आप वही अगर स्टोरी को रिहैश करते रहोगे तो कितना छाछ निकलेगा उसमें से, यू कांट ना। तो यू कैन यूज द फ्रेंचाइज ऑफ द टाइटल, बट कंटेंट का आप फ्रेंचाइज ज्यादा देर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने इवन टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3 में देखी, तो ठीक है, टाइगर 1 में हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये फैंटास्टिक हीरो है और प्रेम हो जाता है पाकिस्तानी स्पाई से, दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे आप? ये तो खत्म हो गई स्टोरी वहां कि ही हैज रन अवे। अब सेकंड पार्ट में वो गिरीश कर्नाड उसका जो बॉस होता है, बोलते नहीं नहीं नहीं, टाइगर तो लाना ही पड़ेगा, लेके आओ। बड़ा बड़ा अजीब सा है, जिसको आपने अपनी सर्विस से निकाल दिया बिकॉज ही हैज मैरिड पाकिस्तानी स्पाई, आप लेके आ रहे हो क्योंकि क्या है, अगर वही दिखानी है। फिर कैटरीना कैफ हु इज अ पाकिस्तानी स्पाई, शी वर्क्स फॉर इंडियन सर्विस। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो आप कंप्लीटली अलग कहानी टाइगर बोलो, लेकिन एक बार आपको खाली सलमान खान ही यूज करना है और वही कंसिस्टेंट, तो टाइगर 2, टाइगर 3 में टाइगर इज बैक, रिटर्न ऑफ टाइगर, आप जो मर्जी कहो उसको, ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू रिटर्न। ऑडियंस ने पहली बार देख लिया, वो स्टोरी यूनिक थी। वो स्टोरी यूनिक क्या थी कि इंडियन स्पाई है, ये हैपेंस। और वो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है गिरीश कर्नाड एंड में, उनके जो बॉस है वो एंड में बोलते हैं कि इतने इतने सारे मुल्क हैं, 245 जो भी है, इतने मुल्क है, और इसको यही मिलनी थी लड़की पाकिस्तान की। उसमें वो समेशन आ गई आपकी स्टोरी की, नो। और उसमें आपका मजा भी आ गया कि अरे यार, ये आदमी ऐसा है कि इन्होंने तिकड़मबाजी करके शादी करके निकल गए और आप दे क्रिएटेड वर्ल्ड ऑफ देयर। अब टाइगर 2 में करोगे क्या आप? भूमि को वापस ला के आप बिलीवेबल है क्या कि कोई भी स्पाई सर्विस है रॉ जैसी है, वो आईएसआई का एजेंट भी यूज करेगी? क्यों करेगी भाई, पागल हो गए हैं क्या? तो इट डजंट वर्क। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सीक्वेंस डोंट वर्क। आप अगर मुझे बोलो, रामू गोपाल वर्मा इतना एस्ट्यूट फिल्म मेकर था, और मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड की जितनी फिल्में बनी, सत्या है, कंपनी है, ये कभी उसने सीक्वल नहीं बनाया। उसने जाके अलग स्टोरी बताई आपको, लेकिन ये सत्या 2, सत्या 3 ऐसा नहीं बनाते बेटा। भूत 1, भूत 2, वो स्टोरी बना दी, बात खत्म हो गई। जैसे इन्होंने कहा कि ये भी किस्सा मैंने सुना है कि ही यूज्ड अजय देवगन बिकॉज ऑफ हिज फियरलेस इमेज। अच्छा, अब ये फियरलेस आदमी अगर डर रहा है तो जरूर भूत की कुछ बात होगी कहते, बट चलो फिर वो यूज करो, वो आपकी आइडिया खत्म हो गई ना। यू कांट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अभी पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें वी से कि डोंट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। वो मरे हुए घोड़े को कितना आप
यूज करोगे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब ठीक है, आप यहाँ वहाँ, आप मुझे बोलो जो सरकटा का जो झटका है, जो आपको स्टिल फोटोग्राफ में नजर आता है, कितना आप उसको यूटिलाइज करोगे और कितना ये करोगे। एक दो फिल्मों के बाद लोग बोलेंगे हाँ वो सरकटा ना, मालूम है मुझे, जैसे कि इसका यार है जो घर में रोज आता है। सो इट डजंट वर्क। मेरे हिसाब से आप अगर कोई फ्रेश कंटेंट नहीं दोगे, हाँ जैसे अजय जी ने कहा, कभी कभार पहला पार्ट नहीं चलता है, सेकंड पार्ट चलता है, सेकंड पार्ट नहीं चलता है, फर्स्ट पार्ट चलता है, वो तो इज द वेगरीज ऑफ द ऑडियंस। क्योंकि क्या है बेसिकली, ऑडियंस अपना दिमाग लेके, अपना बैकग्राउंड लेके निकलती है। एक झट से किस्सा सुनाता हूँ। ये एलन रॉब ग्रिले करके बड़े फ्रेंच फिल्म मेकर थे अलग, उनकी एक फिल्म थी लास्ट ईयर एट मैरियन पार्क। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, जो क्रिटिसिज्म का सेंटर माना जाता है, यूक्ला यूनिवर्सिटी, तो उसमें वो शोइंग हो गया। और फिर उसने पूछा एलन रॉब ग्रिले को, ये जो आपने एक सिमेट्रिकल सब दिखाया है, ये हॉल में इस तरफ कुर्सियां सब सिमेट्रिकल है, लेकिन एक पर्टिकुलर शॉट में वो कुर्सी अलग टेढ़ी निकली है, रखी है आपने, तो ये इंटेंशनली रखा है क्या? क्योंकि डज इट शो द मेंटल मेकअप ऑफ द हीरो कि भैया सब सिमेट्रिकल है लेकिन इसका दिमाग आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कौन सा सीन ढूंढते गए, मूवी वाला पे देखा ये किया, और फिर इवेंचुअली तब बोला अरे नहीं, वो क्या हुआ था उस वक्त पे, हम लोग डिस्कशन करने के लिए कुर्सियां सब की थी और ये कुर्सी शायद लाइन में लगाने के लिए रह गए, भूल गए। तो इट वाज नॉट इंटेंशनल, बट these are his words. I do not take away your right to think the way you want to think, because एक बार फिल्म मेकर के हाथ से फिल्म निकल जाती है, वो ऑडियंस के पास है। फिर ऑडियंस अपना दिमाग, अपना एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड लगा के वो फिल्म को देखता है। आपने अपने हिसाब से फिल्म बनाई, आपके एजुकेशन से, आपके रीडिंग से, आपके थिंकिंग से, आपके फिल्म बना दी और लोगों तक पहुंचा दी। फिर लोग अपना दिमाग लगा के इन हिज वैल्यू ही विल सी द फिल्म एंड ही विल ड्रॉ हिज ओन इंटरप्रिटेशन। तो बोलता है ये मेरा हक नहीं है, मैंने एक बार आपको फिल्म दे दी, ऑडियंस को फिल्म दे दी, तो बस खत्म हो गई बात। यू हैव टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। एक ऐसे ही मैंने थोड़ा सा अलग सा किस्सा आपको सुना दिया। अच्छा रोचक है। ये बहुत रोचक बात आपने बताई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे लगता है कि नीरेन जी से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो बात करना चाह रहे थे हॉरर कॉमेडीज के संदर्भ में वो लगभग पूरी हो चुकी, तो हम कार्यक्रम को आप यही समाप्त कर देते हैं आज। और बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, हालांकि जो संक्षेप में भी जितनी भी बातचीत हो पाई, तो हॉरर कॉमेडीज का जो चलन है और उसके जरिए जो चीजें निकल करके आ रही हैं और क्या वो चीजें आगे कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी, कैसे जाएंगी, और साथ साथ सीक्वल्स को लेकर के जो आप लोगों ने सबने बात की वो भी बड़ी दिलचस्प है। मेरे ख्याल में दर्शकों को ये समझने में आसानी होगी कि सीक्वल्स चलते हैं तो क्यों चलते हैं, नहीं चलते हैं तो क्यों नहीं चलते हैं, क्या कारण होते हैं, और किसी फिल्म के चलने में उसकी कहानी का कितना बड़ा हाथ होता है, या जो उसके और सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने जॉनी मेरा नाम के गाने के जरिए उस चीज को याद कराने की कोशिश की जो कि आज की फिल्मों में भी होता है, यानी स्त्री 2 में भी है और मुंजिया में भी है कि हाँ भाई एक आइटम सॉन्ग आपने डाल दिया और उस आइटम सॉन्ग को क्योंकि बहुत प्रमोट किया जाता है उसकी वजह से लोग फिल्में देखने कई बार पहुंच जाते हैं। वो आइटम सॉन्ग जो होता है पता लगता है फिल्म के सबसे लास्ट में आता है, क्रेडिट टाइटल जब आ रहे होते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं दर्शक उसके चक्कर में बंधा हुआ बैठा रहता है। तो ये सब बातें भी होती हैं। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी कि इन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा सुना। फिर हम किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।